हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फूड चैप्टर। तीन चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स वाला, एसिड बेस और केमिकल रिएक्शन, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फूड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एक या दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नेमिंग वगैरह इससे आती है, काफी ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना चैप्टर। चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सुना होगा सब लोगों ने, पीरियोडिक टेबल देखी है, उसमें 6 नंबर पे कार्बन एटम आता है। तो देखो कार्बन में मतलब ऐसा क्या खास है कि हम इसको एक अलग चैप्टर की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? और भी अदर एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इसको अलग से चैप्टर की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं? तो देखो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सारी चीजों में कार्बन आता है। प्रोटीन्स वगैरह हो गए, फैट्स हो गए, जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन का। और देख लो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th क्लास में, आई थिंक 11th क्लास में आपके आ जाएगा। तीन पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलके बनी है। मतलब कार्बन इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है कि पूरी एक अलग से ब्रांच बना दी गई है केमिस्ट्री की, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें हम बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, मतलब उससे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं। तो देखा जाए तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी स्पेशल तो दिया जाना चाहिए इंपॉर्टेंस। तो इसको हम एक अलग चैप्टर की फॉर्म में स्टडी करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। बिल्कुल बेसिक है, थोड़ी बहुत आप लोगों को पता होगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? सिक्स्थ नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में ये। कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे इसकी? 2,4। और वैलेंसी क्या होगी? लास्ट आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो ये क्या हो गया? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4। और कार्बन किस तरह का कंपाउंड बनाता है? बॉन्ड कौन सा बनाएगा? कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सी से कार्बन, सी से कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से ध्यान रखना। आप लोगों ने डिफरेंस देखा था आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड बनता है हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा। इसका भी हम रीजन जानेंगे आगे कि भाई किस तरीके से कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये शेयर क्यों नहीं करता, ट्रांसफर क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को, हमेशा शेयरिंग करता है, जैसे CH4 हो गया और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है। तो कार्बन हमेशा एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये तो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन। देखो अब हम लोग समझेंगे कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है, वो आयनिक क्यों नहीं बनाता, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं करता अपना फॉर्मेशन या ऑक्टेट कंप्लीट कह सकते हो। आपको पता है कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 6। तो कार्बन के पास प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन के पास, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। हम किस तरह से एटम को शो करते हैं? इस तरह से। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। देखो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने एक ऑक्टेट रूल पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि इसके मतलब आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसको 4 की और जरूरत है। क्या लिखा हुआ है? इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस जो लास्ट वाली होती है, नोबल गैस, उसी को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। मतलब क्या कहने का है, कार्बन को 4 एटम्स की, 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। इसके पास 4 है, अगर इसको 4 और मिल गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। पर कार्बन जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता। ऐसा क्यों? इसके दोनों ऑप्शंस देखते हैं। दो तरीके हैं इसके पास, या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है 4, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। पर ये ऐसा करता नहीं है कार्बन। हम इसका रीजन देखते हैं ऐसा क्यों नहीं करता। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, फॉर्मिंग C4 नेगेटिव। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स।
इसको ध्यान से समझना। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लेता है तो इस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास ऑलरेडी है, 4 और गेन कर लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। पर प्रोटॉन्स तो कितने हैं, प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं। अब आप देखो 6 प्रोटॉन है अंदर और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन तो कम है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए, अब वो कैसे फाइट करेंगे, उसे कैसे होल्ड करके रखेंगे। आप खुद सोच के देखो, पहले तो बैलेंस बना हुआ था, 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड इजीली कर सकते, दोनों बराबर बराबर हैं। अब क्या हुआ, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लेता है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन कहेंगे भाई हम तो 6 ही हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, अब हम कैसे बराबर का मुकाबला करेंगे। 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होल्ड ही नहीं कर पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। समझे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप लोगों से कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं करता, बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो गेन नहीं करता। अब दूसरा रीजन देखते हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी तो कर सकता है, फिर भी वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बेसिक मतलब ये है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव, पर वो ऐसा करता क्यों नहीं है, बिकॉज बट इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 है, अगर वो इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो भी वो स्टेबल हो सकता है, पर वो क्यों नहीं करता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, और कार्बन एक बिल्कुल छोटू सा एटम है, बहुत स्मॉल एटम है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। ये रीजन है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करता। दोनों समझ गए आप लोग, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि प्रोटॉन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, और लूज क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और कार्बन एक स्मॉल एटम है तो वो लूज भी नहीं कर सकता, तो इसलिए ना ही कार्बन गेन करेगा ना लूज करेगा। ऑप्शन क्या बचा, शेयरिंग का, और ये कार्बन क्या करता है, हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, और हमने पढ़ा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट। ये रीजन हुआ कि कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब ट्रांसफर नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमेशा शेयरिंग से बनाता है, और शेयरिंग से बनता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये दोनों रीजन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल, और एक होता है ट्रिपल। सिंगल मतलब जिसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हुआ हो, व्हेन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, उसको बोलते हैं हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे H2 F2 Cl2 इस तरीके की। डबल मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जिसमें, व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, जैसे O2। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, एग्जांपल N2। इन तीनों को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सिंगल कौन सा होता है, सिंगल को हम ऐसे सिंगल डैश से शो करते हैं इस तरीके से, डबल कोवलेंट बॉन्ड को ऐसे 2 डैश लगाते हैं, ठीक है, और ट्रिपल में ऐसे 3 डैश आते हैं। मैं तीनों का ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से होता है। ओके, देखो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, इसका एग्जांपल देखते हैं, चलो H2। देखो हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसमें किस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट लगा देंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया 1, तो 1 डॉट लगा दिया, मतलब जितने बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट लगा देते हैं हम। इसमें 1 डॉट लगा दिया, इसमें भी 1 डॉट लगा दिया। देखो एक चीज है केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी एटम में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाएगा, और हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है लाइफ में, ऐसे ही एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए। अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, तो वो अटेन करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स।
पर हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं ना तो भी ये स्टेबल हो जाता है। अभी देखो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको एक की और जरूरत है क्योंकि डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा अपना। देखो मैं इधर बना देती हूँ इसका, ये एक डॉट, ये एक डॉट। तो ये इसे शेयर करेगा, तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन इससे भी शेयर कर लेगा ताकि इसके भी 2 हो जाए। तो मतलब शेयरिंग कितनी हुई, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे सिंगल बॉन्ड से। ये हो गया हमारा H2 का, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम O2 का। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2,6। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6। तो 6 डॉट्स लगाएंगे हम, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बताया था, ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन को छोड़ के जब बाकी जितने भी एटम्स है उनको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो स्टेबल होंगे। अब इसके पास कितने हैं, 6। इसके पास भी कितने हैं, 6। ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे आपस में। 6 इसके हो गए, 2 ये इसके साथ शेयर कर लेंगे इस तरीके से। 6 और 2 इसके शेयर कर लिए। इसने भी 1 2 3 4 5 6, 2 इसके शेयर कर लिए। तो क्या बना, कितनी शेयरिंग हुई, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो कौन सा बॉन्ड हुआ है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको 2 डैश से शो करते हैं, ठीक है। जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। 2 डैश से शो करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। जैसे सपोज करो हम N2 का ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2,5, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 5 डॉट बनाएंगे। ये एक नाइट्रोजन हो गया, ये दूसरा नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5। हमें क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सभी दोनों नाइट्रोजन को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ये इससे शेयर कर लेगा। तो कैसे होगा, 6। अब 8 हो गए इसके। इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इससे शेयर कर लिए। इसके भी 8 पूरे हो गए, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, 3 पेयर की। देखो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो कौन सा बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 डैश से शो करते हैं। ये बन गया हमारा N2 का स्ट्रक्चर। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये डबल और ये ट्रिपल, ठीक है। जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट्स लगाते हैं हम। और हर कोई एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। सबको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी भी वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। मिथेन होता है इसका नाम। अब इसका देखते हैं, सेम उसी तरीके से करना है। एटॉमिक नंबर लिखना है, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, फिर शेयरिंग करके दिखानी है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसको हम लिखते हैं 2,4, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया, 1। पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे हमें। ये कार्बन बना दिया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो 1 2 3 एंड 4। ये एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटली 1 है, आउटर मोस्ट में 1 ही हो गए, 1। ये इधर डॉट, एक इधर और एक इधर। अब हमें ये पता है हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी सारे ऑक्टेट पूरा करते हैं। एक इसके पास ऑलरेडी है, एक ही कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। तो कैसे हो गया, इसके 2 पूरे हो गए। सेम इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी करेगा, इसने इससे शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन से शेयर कर लिया, ठीक है। पर कार्बन कार्बन तो ऑक्टेट पूरा करेगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4, 4 इसके पास खुद के पास है, 4 ये हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो किस तरीके से दिखाएंगे, ये इस हाइड्रोजन से, ये ऐसे और ऐसे।
इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो कैसे बना इसका स्ट्रक्चर? ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से बनता है हमारा CH4 का। इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट्स का भी बना सकते हो, CO2 का बना सकते हो, H2S का बना सकते हो। जो भी क्वेश्चन आए तरीका यही है, पैटर्न यही फॉलो करना है आपको, ठीक है। ये देखो, अब हम लोग देखते हैं CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो 4 डॉट लगा दिए। आउटर मोस्ट में 6, तो 6 डॉट्स लगा दिए। अब क्या करना है, ऑक्टेट पूरा कराना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 6 इसके पास ऑलरेडी है, 2 ये इससे शेयर कर लेगा, ये इस तरीके से बन गया। सेम इसी तरह से ये भी कर लेगा। इसके पास 4 हैं, 5 6 7 8, दोनों ऑक्सीजन से शेयर कर लिए, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शेयर हुए इस वाले बॉन्ड के बीच में? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड। सेम इसी तरह से भी 2 पेयर, मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, ठीक है। बताया था ना, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। एटलीस्ट आपको 20 या 30 तक तो याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर, तभी कर पाओगे आप। कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने 6 डॉट्स लगा दिए। हाइड्रोजन में 1, तो 1 डॉट। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये ऐसे शेयर कर लेगा। सेम इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी, पर सल्फर तो ऑक्टेट पूरा करेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 उसके पास ऑलरेडी है। एक इस हाइड्रोजन से शेयर किया, एक इससे, कितने हो गए 8, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बनता है H2S का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा CO2 और H2S। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोवलेंट बॉन्ड के बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो, सबसे पहले तो हमें एलोट्रॉपी का मतलब पता होना चाहिए। एलोट्रॉपी होता क्या है? एक ही एटम होता है, उसकी फिजिकल स्टेट अलग हो जाती है, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, पर उसकी फिजिकल स्टेट अलग हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप। मतलब कार्बन के ही अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग पार्ट्स है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, पहला डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट और थर्ड होता है फुल रिंग। एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगी आपको इनकी। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द फिनोमिना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। एक ही एलिमेंट जब 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम है, पर फिजिकली थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। पहला होता है हमारा डायमंड। इसमें क्या होता है, एक कार्बन का एटम जो होता है वो 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे सपोज करो ये कार्बन के, तो 1 2 3 4, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। एक एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। हमें पता है डायमंड इतना हार्ड होता है, ड्रिलिंग वगैरह के लिए रॉक्स की या फिर कटिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है, इतना हार्ड होता है ये। इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है ये, ठीक है। और क्या होता है, ये तो हमें पता है, ये ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आता है, तो ये होता है डायमंड। देखो, सेकंड एलोट्रॉप है जो हमारा कार्बन का, वो होता है ग्रेफाइट। जैसे हमने डायमंड में पढ़ा था कि एक कार्बन का एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड में हमने पढ़ा था कि वो एक इंसुलेटर होता है, पर ग्रेफाइट क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमने मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में एक्सेप्शन में पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट। तो आपको याद रखना, जी से ग्रेफाइट, जी से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यूज कैसे होता है, एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, पेंसिल्स वगैरह होती हैं उसमें यूज होता है ग्रेफाइट हमारा। तो ये हो गया ग्रेफाइट के बारे में। थर्ड है हमारा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, ज्यादातर डायमंड ग्रेफाइट में से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा बकमिंस्टर फुलरिन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल शेप होती है। इसमें
क्लस्टर बना हुआ होता है 60 कार्बन एटम्स का। तो एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है स्फेरिकल, क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स जॉइंट टुगेदर। ठीक है। डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में डार्क सॉलिड होता है। इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाता, पूछ लेते कि कितने कार्बन एटम्स होते हैं, तो ध्यान रखना 60 कार्बन एटम्स का होता है। तो ये हो गए हमारे 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरिंग। तीनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें कुछ जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कार्बन की, कि ऐसा क्या खास है कार्बन में जो हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो जो जो मेन प्रॉपर्टीज है कार्बन की वो हम लोग देखेंगे। इसमें कैटिनेशन आता है, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, टेट्राकोवैलेंसी, किस तरीके से वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर हिंदी में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से लिंक करने की प्रॉपर्टी, मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। कैटिनेशन का मतलब कार्बन अपने ही एटम के साथ लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, जैसे ये मैंने बना के दिखाई है। कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ सकता है, ऐसी लंबी चेन बना सकता है, कितनी भी लंबी, रिंग्स में भी बना सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये सभी एलिमेंट्स के पास नहीं होती, कुछ खास एलिमेंट्स के पास ही होती है। ये प्रॉपर्टी कार्बन एटम के पास है। ये ऐसे ब्रांचिंग कर सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, इस तरीके से रिंग में अरेंज हो सकता है, जैसे ये मैंने ऐसे बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग। इस तरीके से डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कैटिनेशन, मतलब खुद से ही, खुद के ही एटम से लिंक करने की प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है। ये प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंट नेचर। ये मैंने आपको बताया था, टेट्रा मीन्स 4, इसकी वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंसी होती है। तो ये 4 बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब देखो, कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। 4 कार्बन के अलग अलग एटम से बॉन्डिंग कर सकता है, या फिर सम अदर हेटेरो एटम, कोई और एटम से भी कर सकता है, विद सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। जैसे ये मैंने एग्जांपल बता रखा है, ये एक कार्बन है, इसमें 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना सकता है। ये 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है इसमें, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 4। जैसे ये इसने 3, एक हाइड्रोजन से, दूसरा हाइड्रोजन से, तीसरा कार्बन से और फोर्थ क्लोरीन से बना रखा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट नेचर। ठीक है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। अब स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, किस तरह से नेमिंग करनी है वो मैं एक एक करके सिखाऊंगी आपको। पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। नेम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन ही हो गया। तो मतलब वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एग्जाम्पल कौन से हो गए, CH4, C3H9, C2H6, C2H2, they all are examples of hydrocarbons। अब इसका क्लासिफिकेशन बेसिक देख लेते हैं, फिर डिटेल में हम स्टडी करेंगे एक एक की। हाइड्रोकार्बन 3 तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब जो रिंग की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन्स। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सैचुरेटेड में जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है, जो एल्केन्स होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम्स हैं, वो होता है हमारा एल्केन्स। अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2, और तीसरे होते हैं एरोमेटिक। ये एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस हम डिटेल से स्टडी करेंगे अभी। आप बेसिक ध्यान रखो, 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड में आता है एल्केन्स, इसमें एल्कीन्स और एल्काइंस। इसका फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ये हो गया इसका बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं, एल्केन्स वाले। ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कार्बन एटम 1 है तो उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, 2 होगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो।
तो ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। और इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, एल्केन्स में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे कार्बन से, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें, डबल और ट्रिपल नहीं होते सैचुरेटेड में, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या होगा, CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। ये जब आयोपैक सीखेंगे हम लोग नेमिंग, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे नाम बना इसका। अभी जनरल एग्जांपल ध्यान रखो, ये देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, C2H6 इथेन होता है ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो सैचुरेटेड कौन सा हुआ, सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, इनको जनरली एल्केन्स आते हैं इसके अंदर। कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, सारे सिंगल बॉन्ड्स आते हैं, और फॉर्मूले में जो N रिप्रेजेंट करता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो नेक्स्ट है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस। पहले हम लोग देखते हैं एल्कीन्स का। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, वेयर N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे एल्केन्स खाली सिंगल बॉन्ड से बना होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन का या दूसरे हेटेरोएटम का, वैसे ही एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है C2H4, ये दो कार्बन आ गए, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी हमने वैलेंसी। ये तीन कार्बन है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, जहां भी डबल बॉन्ड आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n, डबल बॉन्ड आएगा, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपको एक चीज बता दूं, कार्बन ना चार बॉन्ड बनाता है। अब देखो जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी दो रह गए, तो जो रह गए उसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। तीन रह गए तो तीन हाइड्रोजन लगा देंगे, दो रह गए तो दो हाइड्रोजन, एक रह गया तो एक हाइड्रोजन। अब सपोज करो ये कार्बन देखते हैं, इसने दो बॉन्ड बना रखे कार्बन के साथ, बाकी दो वैलेंसी रह गई इसकी, तो दो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, ठीक है। ऐसे दूसरे में देखते हैं, किसी में जैसे ये वाला देखते हैं, एक दो तीन और ये पांच बंदे, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ये कार्बन देखो, इसने दो बॉन्ड बना रखे कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, तीन बना रखे हैं, तो इसकी एक ही वैलेंसी रही, तो हमने एक ही हाइड्रोजन लगाया यहाँ पे, ठीक है। इस कार्बन को देखो, इसने एक बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, बाकी तीन बच गए, तो मैंने तीन हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन को देखो, इसमें दो बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी दो रह गए, तो दो हाइड्रोजन लगा दिए। मतलब हमें टोटल चार बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के, टेट्रावैलेंट है ना ये, चार वैलेंसी होती है इसकी। जितने इसने कार्बन के साथ बना लिए वो रहने दो, बाकी जितने रह गए वो वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना लिखते हैं हम। ये हो गया हमारा एल्कीन्स के बारे में। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारा एल्काइंस। दो तरीके के थे, एल्कीन्स हमने देख लिया, नेक्स्ट है एल्काइंस। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, वेयर N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एल्केन्स में +2, एल्कीन्स में CnH2n और एल्काइंस में -2। ध्यान रहेगा, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड में अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो मतलब वो एक एल्काइन है। उसके नेमिंग के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, आइन। जैसे एल्केन में लगाते थे एन, एल्कीन में लगाएंगे इन, एल्काइन में लगाएंगे आइन, ठीक है। ये फॉर्मूला है कोई। सपोज करो इस कार्बन को देखो, इसने तीन बॉन्ड यहाँ बना रखे हैं, एक यहाँ बना रखे हैं, चार, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। इस कार्बन को देखो, इसने तीन बना रखे हैं इधर, बाकी एक रह गया, तो हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन को देखते हैं, इसने एक कार्बन के साथ बना रखा है, बाकी तीन रह गए, तो तीन हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। जितने हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड बना लिए कार्बन के साथ, रिमेनिंग हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे वैलेंसी। टोटल चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ये था हमारा एल्काइंस के बारे में, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे CH4 का बनाना है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना नॉर्मल जो आपको आता है। एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, तो आपको बॉन्ड को हटा के दो डॉट्स रिप्रेजेंट कर देना। जैसे मैंने ये बॉन्ड हटाया तो दो डॉट्स लगा दिए, ये बॉन्ड हटाया तो दो डॉट आ गए, ये हटाया तो दो, ये हटाया तो दो, इस तरह से। मतलब एक बॉन्ड कंटेन, वन बॉन्ड कंटेन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, डुप्लेट, मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरीके से। ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट, ये भी डुप्लेट, ये भी डुप्लेट। और कार्बन क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट। तो ये इस तरीके से हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल था।
इसका बनाना है तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देने हैं। ये कार्बन कितने करेगा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे हो गया। ये कार्बन भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऐसे। ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का, सिंपल था। इस तरीके से बना लो, एक बॉन्ड हटा के 2 डॉट्स लगा दो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। देखो, compounds having same molecular formula but different structural formula are called as isomers, and this phenomena is known as isomerism. आइसोमेरिज्म में टाइप्स होते हैं, इसमें पहला है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मेन यही पढ़ना है आपको। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग अलग होगी पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसका नाम होता है ब्यूटेन, ये अभी नेमिंग आएगी तो बताऊंगी। देखो, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होते हैं। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C4H10। जितने का नंबर ऑफ कार्बन है और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये कंपाउंड देखो, इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब देखो 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 और एक 10, 10 हाइड्रोजन है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है, C4H10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है पर स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है। ये मैंने स्टेट चेन में लिख दिया, ये 3 स्टेट में और एक इस तरह से लिख दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से बताते हैं हम। ऐसे ही आप पेंटेन का भी बना सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, जैसे इसमें मैंने 4 बनाए, ऐसे 5 का भी बना सकते हो, 6 का भी बना सकते हो। ये था अपना था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। इसमें क्या होता है, दीज आर द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल बताते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। मतलब जो 2 सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें CH2 में डिफरेंस होगा। जैसे देखो, एल्केन का पहला मेंबर है CH4, सेकंड मेंबर है इसका C2H6, डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। यहाँ पे H4 है, यहाँ H6 है, तो कितना डिफरेंस हुआ टोटल, CH2 का। तो ये दोनों क्या हो गए, होमोलोगस, एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज। अब इन दोनों में देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, ये भी क्या हो गया, CH2 का डिफरेंस हो गया। इसमें देखो एल्कीन्स में C2H4 और C3H6, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आ गया। तो ये क्या होता है, होमोलोगस सीरीज, इसमें 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है, विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी, जैसे हम एल्केन वगैरह पढ़ते हैं, कोई भी चेन है लंबी, उसमें प्रेजेंट होता है साथ में एक फंक्शनल ग्रुप जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। कितने तरीके के होते हैं, क्या उसका फार्मूला होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ये लिखा हुआ है इस साइड, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा और भी होते हैं पर अकॉर्डिंग टू पेंसिल लेवल इतना सफिशिएंट है ना। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन सा था, 17th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कौन से आगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Cl, क्लोरीन का सिंबल, ब्रोमीन का सिंबल Br। सेकंड है अल्कोहल, अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है OH से। ठीक है, ऐसे होता है एल्डिहाइड, ये होता है CHO। कीटोन, C, ये डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ये इतने ही आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये तो ध्यान ही रहेगा वैसे भी, बस ये 4 ध्यान रखना। अल्कोहल होता है OH, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और कीटोन होता है C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड दोनों साइड। ठीक है, ये होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप, इस तरीके से लगे होते हैं। जैसे सपोज करो कोई कंपाउंड है हमारा CH3CH2CHO, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। इस तरीके से चेन में अटैच होते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं उनकी।
अब हम लोग सीखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं उसकी। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस आयुपैक नेम दिया जाता है, हर कंपाउंड का अलग अलग नेम होता है। तो अब हम सीखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये 2 नंबर का, 2 से 3 नंबर का बन सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इसमें से, नेमिंग में से। देखो सबसे पहला स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कोई भी आपको चेन दे रखी है, कितना भी बड़ा कंपाउंड दे रखा है, सबसे पहला काम क्या है आपका, आपको कार्बन एटम का नंबर देखना है, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, उस अकॉर्डिंग नेमिंग होती है उसकी। ये मैंने इस साइड लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये है वर्ड रूट जो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये सारे सिंगल बॉन्ड के लिए है। सिंगल बॉन्ड कौन सा वाला था, एल्केन। 3 पढ़े थे ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का ये एन ही लास्ट में यूज करते हैं। कोई भी नाम होगा, जैसे ये मैथ है और लास्ट में लगा देंगे एन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से, ठीक है। देखो अगर किसी भी चेन में एक ही कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको वर्ड रूट यूज करते हैं हम लोग मैथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मैथ एन, जैसे ये वाला था। इसमें क्या है, एक ही कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम बन गया इसका, मिथेन, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो यूज करते हैं एथ, लास्ट में लग जाता है इन, इथेन, जैसे 2 कार्बन है यहाँ पे CH3, ये CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सारे। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, फिर इन, इथेन। ऐसे ही अगर 3 कार्बन है तो वर्ड यूज करते प्रोप, एन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो पेंट एन। 6 कार्बन है तो हेक्स एन। ऐसे ही 7 कार्बन होते तो सेप्ट यूज करते हैं, 8 होते हैं तो ऑक्ट यूज करते हैं, इस तरीके से होता है। मेन आप इतने भी ध्यान रखो तो सफिशिएंट है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से होता है। वैसे 9 को नोन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं, ठीक है। और सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन यूज करते हैं हम लोग। ये ध्यान रखने पड़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको टिप्स पे हो जाएंगे ये, ठीक है। 1 कार्बन वाले को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, ठीक है। जैसे ये है CH3, CH2, CH2, CH3, इसका नेम बताना है हमें। तो कितने कार्बन है, सबसे पहले देखो 4, 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूट। हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, ब्यूट एन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 5 कार्बन होता तो ऐसे होता, तो ये हो जाता पेंटेन। 6 होते हैं तो हेक्सेन, 7 होते तो सेप्टेन, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग होती है इसकी। ये था सारे सिंगल बॉन्ड वाले का। अब डबल बॉन्ड का भी देखेंगे हम लोग, और फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो तो उसका अलग नेमिंग होती है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, नेमिंग करके देखते हैं खुद से। बाकी आप लोग भी ट्राई करना, पेन कॉपी लेके बैठना साथ में, ठीक है। देखो फॉलो पैटर्न कौन सा फॉलो करना है आपको, सबसे पहले लिखना होता है प्रीफिक्स, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, वो सब प्रीफिक्स में आते हैं। फिर लिखना होता है वर्ड रूट, जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, वो वर्ड रूट थे। सफिक्स मतलब जो एकदम एंड में लिखते हैं, ओइक एसिड, आइन, ये सब सफिक्स होते हैं, ठीक है। और पहला देखते हैं हम, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं प्रॉप। अब ये वाले डबल बॉन्ड को देख के आप लोग ई यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। तो उसमें क्या यूज करते हैं, मतलब बाकी सिंगल बॉन्ड लिए तो प्रोप इन, और कीटोन का सफिक्स होता है ओन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, CH3, CH2, COOH, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, तो नेम प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगला देखते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट। ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है तो इसको ये नहीं माना जाएगा, बाकी सब सिंगल है, तो ब्यूट इन, फंक्शनल ग्रुप केटोन, सफिक्स यूज्ड ओन, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन ओन, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH3CHO, 2 कार्बन मतलब एथ, और CHO कौन सा होता है, एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड है सारे तो इन। एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं अल, तो नेम क्या हो गया, इथेनल। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, 5-7 और प्रैक्टिस करके देखते हैं हम।
देखो नेक्स्ट देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो कार्बन है, क्या यूज करेंगे? एथ। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में यूज करते हैं सफिक्स आइन, इसका नेम हो गया इथ आइन। सिंपल था। अगला देखो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ। ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन क्लोरीन इन सब में हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, तो ये ब्रोमो आगे लिखेंगे, एथ ब्रोमो नहीं लिखेंगे, ब्रोमो एथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, नेम क्या बन गया? ब्रोमो इथेन। अगला देखते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड में हम यूज करते हैं इन, तो नाम क्या हो गया? प्रोप इन। ठीक है। नेक्स्ट, दो कार्बन के लिए यूज करेंगे एथ, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, क्या नाम हुआ? इथीन, इथीन। ओके। बाकी अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखना है बनते हैं कि नहीं बनते। अगर नहीं होते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगी आपको। ठीक है। ये चार आपके होमवर्क के लिए, अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आंसर लिख के कि क्या क्या नेम बनेंगे इसके। ठीक है। और अगर कोई भी नहीं आए तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, बता दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करनी है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, कंबर्शन, ये सब देखेंगे हम। ठीक है। सबसे पहला है कंबर्शन। कंबर्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। देखो, द कंप्लीट कंबर्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट रिलीज होती है और लाइट। हीट रिलीज हो रही है मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमने पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शन में, हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बेस पे दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एंडो एंड एक्सो। एक्सो में हीट रिलीज होती है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया मिथेन का, एक कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, नेम क्या हो गया? मिथेन। इसके रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। अगला देख लो, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से कराई CO2 प्लस हीट। ठीक है। तो ये था हमारा कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो। ठीक है। एक चीज और थी कि जैसे अगर लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सूटी फ्लेम देते हैं, और जो अनसैचुरेटेड आते हैं वो स्मोकी फ्लेम देते हैं। ये भी एक थोड़ी सी पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना इसका भी। ठीक है। ये था हमारा कंबशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स इथेनोइक एसिड। मतलब कि जो अल्कोहल है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो सब्सटेंस को हीट करेंगे तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब वो एजेंट्स जो सामने वाले एटम को तो ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं? मेनली एल्कालाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया है, दो कार्बन है, एथ, अल्कोहल है तो इथेनॉल। इसको अगर हमने ऑक्सीडेशन करा, मतलब इसका हीट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीटमेंट कराया, तो इथेनोइक एसिड बन गया, मतलब अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप था वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम ध्यान रखने होंगे, वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो आप दो तीन एग्जांपल्स जो मेन मेन है, ये दो मेन होते हैं, इनका ध्यान रखना, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है। ये था हमारा ऑक्सीडेशन के बारे में। फर्स्ट हमने कंबशन देखा, सेकंड था ऑक्सीडेशन, और थर्ड होता है एडिशन। इसमें क्या होता है, कोई भी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन्स, एल्काइंस, उन सबका ट्रीटमेंट अगर हम H2 मतलब डाइहाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन्स में। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें यूज कौन से करते हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं।
कैटलिस्ट को हम ऐसे एरो के ऊपर शो करते हैं। जैसे ये हमने इथीन ले लिया, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी रिएक्शन कराई H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, क्या बन गया, इथेन। मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया, एल्कीन से एल्केन बन गया। ये होता है हमारा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह ले लेना, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है किसी दूसरे एटम के साथ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया मिथेन का, मिथेन की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो सिंबल है वो सनलाइट का होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा मिथेन। मिथेन की रिएक्शन हमने कराई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हुआ क्या, ये एक हाइड्रोजन हट गया और ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, और ये जो हाइड्रोजन हटा था और एक ये जो क्लोरीन बचा था, ये दोनों मिल जाते हैं वैसे, CH3Cl प्लस H2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा क्लोरोमिथेन। गलती से H2 लिख दिया था, H2 नहीं बनेगा, HCl बनेगा। ये देखो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसकी जगह क्लोरीन आ गया। इधर से क्या निकला H, इधर से Cl, तो ये HCl बनेगा। इसका थोड़ा सा वापस देख लेना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें पहला है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल को जनरली हम एथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखो आप कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्कोहल। तो लास्ट में क्या आएगा, ओल, मतलब OH। तो OH हो गया, एथ मतलब दो कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CH3CH2OH, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इट इज अ कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड, कलरलेस होता है। और क्या प्रॉपर्टी है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट शो नहीं करता। अब हम लोग देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली कैसे रिएक्ट करता है ये। पहली हमारी सोडियम के साथ में, ये हमने इधर इथेनॉल लिया, इथेनॉल की रिएक्शन कराई सोडियम के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा, CH3CH2ONA। ये इसकी जगह पे यहाँ पे Na जुड़ गया, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ये गैस गैस होती है तो इसको ऐसे अपवर्ड एरो से शो करते हैं हम। ये था हमारा पहला रिएक्शन विद सोडियम के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है इथेनॉल। ये हमने इथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन कराई हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। आपको ध्यान रखना है कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव करता है। अब इसने यहाँ से OH और एक H रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी है ना हमें हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो डबल बॉन्ड आ गया उसकी जगह, और साथ में वाटर रिलीज हो गया। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 वर्क करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंसेस विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, जो वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो गया H2SO4। नेक्स्ट है जो स्टूडेंट्स हमारा इथेनोइक एसिड, जिसको जनरली हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। देखो ओइक एसिड किसमें सफिक्स की तरह यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका फॉर्मूला होता है COOH। H मतलब दो कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH3COOH, ठीक है। कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है इसे। 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जब 5 से 8% इथेनोइक एसिड को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो हम उसको विनेगर बोलते हैं, सिरका जो हम यूज करते हैं। कैसा होता है इथेनोइक एसिड, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेल आती है इसमें से। एसिड है तो टर्न किसमें करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। और क्या प्रॉपर्टी है फिजिकल इसकी, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, किस तरह से ये रिएक्ट करता है बाकी सब्सटेंसेस से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला है हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, हमने इथेनोइक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन कराई अल्कोहल के साथ, मतलब इथेनॉल के साथ, दो कार्बन है ना तो इथेनॉल। एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराई विद द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3COO, C2H5, ये अलग निकल जाएगा, और ये H2 और एक H, ये मिलके वाटर बना देंगे। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एस्टर। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका पूरा नाम हुआ इथाइल इथेनोइट। इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, वैसे आपकी नेमिंग है नहीं एस्टर की।
फिर भी बता देती हूँ। इथेनाइल इथेनोइड, ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें ईस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया ना, और साथ में वाटर रिलीज होगा। ईस्टर्स यूज किस में होते हैं? आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूम्स में यूज किए जाते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं एस्टर को। ठीक है, क्या करा, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई, एस्टर प्रोड्यूस हुआ और वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिड प्रोड्यूस हुआ पिछली वाली रिएक्शन से एसिड की अल्कोहल के साथ करवाने पे, उस एस्टर की रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो क्या होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में करवानी है, ये C2H5OH ये रिलीज हो जाएगा, और बाकी क्या बचा, CH3COONA ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोड्यूस होता है इसको हम सोप बोलते हैं, सोडियम इथेनोइट नाम है इसका। ये सोडियम और 2 कार्बन है तो इथेनोइट एस्टर ये। ठीक है, ये सोप प्रोड्यूस हो गया हमारा। इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। इथेनोइक acid reacts with sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate to give rise to salt, carbon dioxide and water। देखो, ये एसिड है हमारा, इसकी रिएक्शन हमने करवा रखी है सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या बनेगा, CH3COONA, ये यहाँ से इतना अलग हो जाएगा। बाकी पीछे क्या बचा, H2O और CO2 ये रिलीज होंगे। सेम ऐसे ही आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करवा के देख सकते हो, NaHCO3 के साथ भी करवा सकते हो, तभी भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, H2O CO2 और ये CH3COONA। तो ये रिएक्शन थी हमारी कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। अब हमें पढ़ना है सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन किस तरह से होता है, उसका वाटर सोप का, और हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। जैसे जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसका, ICO-Na+, ये सोडियम या फिर के भी ले सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसके फैटी एसिड के लॉन्ग चेन होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सोप। और दूसरी साइड डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, ये अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट, ये SO3Na, ये लॉन्ग चेन है। ठीक है, ये होता है डिटर्जेंट। अब डिफरेंस देखते हैं हम लोग, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है। वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप रेडिली इज हार्ड वाटर, मतलब जो झाग प्रोड्यूस नहीं करते हैं सोप के साथ में उनको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो सॉफ्ट वाटर। एंड विच प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में। अब हमें क्लींजिंग एक्शन भी देखना है एक सोप का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, या कई बार सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट है पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको हमें। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। पहला डिफरेंस क्या है, सोप के साइड दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के होते हैं, और दूसरी साइड किसका था, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स का। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस है आयनिक पार्ट जो होता है सोप में, वो होता है CO-Na+, और दूसरी साइड डिटर्जेंट में क्या होता है, OSO3-Na+। थर्ड है, जो सोप होते हैं हमारे वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पर डिटर्जेंट नहीं होते हैं, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार पूछ लेते हैं सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये पॉइंट्स आप याद रख लेना। ठीक है, देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये ज्यादा नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 से 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है, पूछा जा सकता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, देखो इसमें होता क्या है,
बोथ कंटेन टू पार्ट्स, मतलब जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं दोनों के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपेल करना, दूर भागना, दूर जाना उससे। वाटर रिपेलेंट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक जो वाटर से अट्रैक्शन शो करता है। एंड शॉर्ट आयनिक पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक, ये होता है वाटर रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करता है। और ये जो पार्ट है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक, फिलिया मतलब अट्रैक्शन शो करना। हाइड्रोफोबिक पार्ट लिंक इटसेल्फ टू ऑयल और डर्ट, मतलब वो पार्ट जो वाटर से अट्रैक्शन शो नहीं करता, रिपेल करता है, वो किसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा? डर्ट के साथ, जो डर्ट पार्टिकल्स है, ऑयल पार्टिकल्स है, उनके साथ। एंड आयनिक एंड ओरिएंट इटसेल्फ टुवर्ड्स वाटर, और जो वाटर से अट्रैक्शन शो करता है वो तो ऑब्वियस चीज है, वाटर की साइड जाएगा। एंड फॉर्म अ मिसेल, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम मिसेल बोलते हैं। जैसे ये मैंने इस तरह से दिखा रखा है, ये है मिसेल फॉर्मेशन। ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट से कौन अट्रैक्शन शो करेगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसको हेड और टेल के उससे भी बता सकते हैं हम। ये हेड और ये इसका टेल। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट से अट्रैक्शन शो करता है। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करता है। सोप मिसेल्स हेल्प इन डिसॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वॉश द क्लोथ्स। ये डिसॉल्व करेगा डर्ट पार्टिकल्स को वाटर में और क्लोथ्स को वॉश कर देगा। यहाँ से ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को या जो भी डर्ट है उसको रिमूव कर देगा और कपड़े जो होंगे वो धुल जाएंगे। तो ये होता है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये आप डायग्राम की हेल्प से समझा के आ सकते हो अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे कार्बन वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपका कोई भी डाउट रह गया हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट के पे, अप टू 10th क्लास तक के, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के। किसी को भी अगर एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखिए, आप उस पर जाके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आप लोगों को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।